टपरी पर चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते पूछा, चाय के साथ और क्या लोगे साहब? ज़बां पे लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? चाय के साथ दोस्ती का जो रिश्ता है ना, ये गुलजार साहब ने एक शेर में बांध दिया है। लेकिन चाय के साथ यारी का रिश्ता सिर्फ इंसानों का नहीं। अभी चाय के जो दोस्त हैं वो 4 बजे सबको याद आते हैं ना। मैंने कहा आज मैं खुद ही दिखा देता हूँ कि देखिए 4 बजे अगली बार जब वो चाय के यार याद आए ना, तो ये कुछ रेसिपीज हैं, मेरी फेवरेट हैं, आपको पसंद आएगी गारंटी। हिंदुस्तान को बहुत चीजें जोड़ती हैं, जैसे हमारी बोली, हमारी वेशभूषा, क्रिकेट, बॉलीवुड, घी और पोहा। मतलब हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, पोहे का प्यार जो है वो छुप छुप के झलकता है। और 4 बजे ये पोहा बड़ा काम आता है। तो जहां इंदौर अपने पोहे के लिए जीआई सर्टिफिकेशन मांग रहा है और पोहे के गुणगान पूरा भारत कर रहा है, मैं आपके लिए 2 ऐसी पोहे की डिशेस लाया हूं जो छोटी हैं पर अनजान है और खूबसूरत है। और कहानी जरूरी है ना, क्योंकि रिश्ता कहानियों से बनता है और ये है स्वाद का रिश्ता। तो सबसे पहला दक्षिण भारत के सबसे दक्षिणी राज्य से, केरला से। तो केरला का वो गुड़ वाला पोहा। केरला में पोहे को अवल कहते हैं और इस डिश को कहते हैं अवल वार्तदा, मतलब फ्राइड गुड़ वाला पोहा। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। देखिए उसमें कुछ नहीं करना, ऐसे गुड़ डालना है और हल्का सा नमक डालना है। और इस गुड़ में ये नारियल, पानी। ओपन रेसिपी है ऐसा नहीं है कि बहुत ही फिक्स्ड रेसिपी है कि ऐसे ही बनना चाहिए। हर घर जो है इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। कुछ लोग काजू डालते हैं, कुछ लोग केला डालते हैं, कुछ लोग तिल डालते हैं। थोड़ा सा घी से क्या है ना, जो चमक आएगी ना, तो आप खुद ही कहेंगे रणवीर सही किया, घी डाल दिया। बस जैसे फ्राई करते हैं वैसे ये हो गया फ्राई पोहा। गैस धीमी करी, थोड़ा तिल डाला, थोड़ा इलायची पाउडर, काजू, थोड़ा बचा हुआ गुड़। पोहा जो है वो सारा का सारा गुड़ और इलायची और जो फ्लेवर है वो खींच ले, अपना काम हो गया। है ना कमाल। अब इसकी जो खुशबू है उसमें सिर्फ सौंधापन है, हल्का सा नारियल का दूध, सिर्फ इसको थोड़ा सा नरम करने के लिए। अभी जो चमक आ रही है ना, ये चमक सिर्फ और सिर्फ घी की वजह से आ रही है। खाने का बहुत मन कर रहा है लेकिन खाऊंगा नहीं, क्योंकि एक बातचीत अभी बाकी है और वो बातचीत है महाराष्ट्र की। पोहे की बात हो और महाराष्ट्र की बात हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र में जब लड़का जो है वो लड़की के घर जाता है लड़की को देखने, तो लड़की चाय लेके नहीं आती, कांदे पोहे जरूर लेके आती और उस सेरेमनी को ही कांदे पोहे कहा जाता है। लेकिन अब कांदे पोहे तो सबको बनाने आते हैं, तो मैंने कहा कांदे पोहे क्यों बनाऊं। फिर मैंने एक कहानी ढूंढी, कहानी कृष्ण सुदामा की। तो कृष्ण सुदामा की कहानी यूं है कि बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा बड़े अच्छे दोस्त थे। तो बाद में जब श्री कृष्ण राजा बन गए तो सुदामा अत्याधिक गरीबी से गुजर रहे। तो सुदामा की धर्मपत्नी ने कहा कि आपके पुराने दोस्त हैं श्री कृष्ण, उनके पास जाइए और उनसे मदद मांगिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा बहुत शरीफ थे और वो दोस्ती के बीच में काम नहीं लाना चाहते थे।
फिर भी वो अनमने मन से गए। जब श्री कृष्ण उनसे मिले, बड़े चाव से मिले। 2 दिन दोनों साथ में रहे और श्री कृष्ण को सुदामा जी जो है काम नहीं बता पाए। तो जाते जाते सुदामा जी के पास एक गठरी थी। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये गठरी में क्या है, तुम 2 दिन से हो, तुमने बताया नहीं। तो कहते इसमें पोहे। तो श्री कृष्ण ने वो पोहे खाए और कहा, भाई अब मैं तृप्त हो गया। महलों के 56 भोग से ज्यादा मुझे ये पोहे अच्छे लगते हैं। और जब सुदामा जी वापस पहुंचे, तब तक उनके घर की जगह एक महल खड़ा हुआ। तो प्रवासी पोहे की रेसिपी ढूंढी है मैंने, मजा आ जाएगा आपको। राई, हींग, करी पत्ता, हल्दी, थोड़ा नमक अभी डाल देता हूं। हल्दी पहले इसलिए कि थोड़ा सा हल्दी पक जाए और उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। हल्दी में वो उफान आ गया ना, बस। प्याज और तेल की कमी नहीं होनी चाहिए इसमें। थोड़ा नमक और थोड़ी लाल मिर्च। तो ये गया नारियल, थोड़ी शक्कर, लगभग 1 छोटा चम्मच शक्कर डाली है मैंने। और धनिया, ऐसे चिवड़ा रहा होगा अलग से और ऐसे मसाला रहा होगा अलग से। तो तेल जो है ना वो बराबर से कलर पकड़ लेता है। और ऐसे ही कहीं बैठ के सुदामा जी ने श्री कृष्ण को ये पोहा खिलाया होगा। अगर आपको लग रहा है कहानी कमाल की है ना, तो पोहा खा के देखिएगा, पोहा कहानी से भी कमाल का है। और रेसिपी बड़ी सिंपल है दोनों पोहों की, एक बार फटाफट देख लीजिए। अवल बनाने के लिए कढ़ाई में गुड़, नमक, कसा हुआ नारियल और पानी डालकर मिलाएं और उसके ऊपर लाल चावल पोहा डालकर फिर से मिलाकर उसके ऊपर देसी घी डाल लें। उसके ऊपर सफेद तिल, इलायची पाउडर, काजू और गुड़ डालकर कढ़ाई में ढककर 2 मिनट तक पकने दें। उसके बाद ढक्कन निकालकर उसमें नारियल का दूध डालकर मिला लें और एक प्लेट में निकालकर परोसें। प्रवासी पोहा बनाने के लिए कढ़ाई में तेल, राई, हींग, कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक, बारीक कटा हुआ प्याज और लाल मिर्च पाउडर, कसा हुआ नारियल, शक्कर और धनिया पत्ता डालकर मसाला बना लें। उसके बाद एक कटोरे में चिवड़ा लेकर मसाला उसमें डालें और मिला लें। प्रवासी पोहा तैयार है। तो अभी पीछे ना मैं हुबली घूमने गया, तो मेरा एक दोस्त है वहां पे, वो मेरे को बाजार ले गया और लाइन से वहां पर ऐसे ठेले लगे हुए हैं और सबके ऊपर लिखा हुआ है गिरमिट 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 गिरमिट। मैंने पूछा ये गिरमिट क्या है? बहुत अच्छी चीज है, बस चलो खिलाते हैं। तो उसने खिलाया गिरमिट। तो मैंने कहा चलो आज गिरमिट बनाते हैं। 4 बजे वाली भूख पे ना गिरमिट से अच्छा कुछ नहीं। तो गिरमिट के लिए सबसे पहले गिरमिट का सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए 2 कलियां गार्लिक और 1 बड़ी हरी मिर्च। प्याज, प्याज में कमी नहीं। क्या है ना, ये इमली का सॉस बना रहे हैं, तो इमली की खटास को बैलेंस करने के लिए शक्कर तो डालेंगे, लेकिन प्याज की मिठास बहुत जरूरी है। करी पत्ता। अच्छा, गिरमिट का एक और मतलब, लोकल भाषा में वहां पर हुबली धारवाड़ में शार्पनर को गिरमिट कहते हैं। मतलब धार लगाने वाली चीज को गिरमिट कहते हैं, जैसे पेंसिल शार्पनर, गिरमिट। तो हो सकता है कि भाई ये बहुत तीखा होता है, इसकी वजह से इसका नाम भी शार्प यानी कि गिरमिट रख दिया गया। हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी मिर्ची रंग बेहतर करने के लिए, क्योंकि तीखापन तो हरी मिर्च से आ रहा है ना। थोड़ा नमक और थोड़ी सी हींग। इमली का पानी, ये इमली को बस गुनगुने पानी में सोक कर दिया आधा घंटा पौना घंटा, और उसके बाद छन्नी में अच्छे से मसल के बराबर से उसका पानी निकाल लिया, तो वो पानी है। अभी डालता हूं गुड़।
अच्छा, इसमें ना गन्ने का गुड़ डालना है। इसको बस 2 मिनट पकाना है ताकि मसाले जो अपना फ्लेवर बराबर से सॉस में छोड़ दें, बस। उसके बाद खाने की तैयारी। अच्छा, इसमें हल्दी बहुत जरूरी है। ये जो हल्का पीला रंग है ना, ये गिरमिट में दिखना बहुत जरूरी है। आधे हिंदुस्तान को जब 4 बजे भूख लगती है ना, वो छोटी भूख, तो घर पे फोन जाता है और सबसे पहले ये कुरमुरा निकलता है, पफ्ड राइस। अब कलकत्ता में होते हैं तो उसकी झालमुड़ी बन जाती है, कोल्हापुर में होते हैं तो भड़ंग बन जाता है, अगर बेलगांव में होते हैं, हुबली में होते हैं तो गिरमिट बन जाता है, बॉम्बे में होते हैं तो भेल बन जाती है। मतलब 4 बजे की भूख का सच्चा साथी जो है वो ये कुरमुरा है। ये गिरमिट के साथ ना एक क्लासिक कॉम्बिनेशन जो है वो तली हुई मिर्च है। मिर्ची का पकौड़ा ही बनेगा ना बढ़िया सा। बेसन में ये नमक, थोड़ी मिर्च रंग के लिए और बिल्कुल नाम भर की हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी, और थोड़ी हींग। अगर चाहे तो हल्का सा सूखा बेसन लगा सकते हैं मिर्ची को, तो क्या है ना, वो बेसन बराबर पकड़ेगी। फिलहाल अपना काम हो रहा है ऐसे। नॉर्थ कर्नाटका जो है अपनी मिर्च के लिए बड़ा फेमस है। जैसे ही शिमोगा क्रॉस करते हैं वैसे ही मिर्ची बेल्ट शुरू हो जाती है। तो नॉर्थ कर्नाटका का खाना मतलब मिर्ची जरूरी है। प्याज, मूंगफली, मिर्ची, अनारदाना बाद में डालेंगे, पहले धनिया डालते हैं। वो हल्दी का पीलापन जो है ना वो आना जरूर चाहिए। ये आ गया ना। और ये गिरमिट का सॉस क्या करते हैं ना, घरों में बना के रख लेते हैं पहले। कुछ नहीं होता, इसको फ्रिज में रखेंगे 15 दिन कुछ नहीं होगा। पर ये पीलापन बहुत जरूरी है। इतनी आसान सी रेसिपी है, नो रॉकेट साइंस। बस सॉस बनाओ, मूढ़ी मिलाओ, हो गया, है ना। यकीन नहीं आता आपको? फिर से देख लीजिए चाहे। गिरमिट का सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल और जीरा डालकर उसमें लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, कड़ी पत्ता, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हींग, इमली का पानी और गन्ने का गुड़ डालकर 2 मिनट तक पका लें। उसके बाद बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और हींग को एक कटोरे में लेकर उसमें पानी डालें और लेप बनाकर मिर्ची पे लगाएं और फिर उसे तल कर निकाल लें। फिर एक कटोरे में कुरमुरा लेकर उसमें हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, मूंगफली, धनिया पत्ता और गिरमिट का सॉस कर मिलाएं और फिर उसको कटोरी में निकालकर उस पे अनार के दाने डालें और परोसें। बचे हुए जो केले होते हैं ना, उनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से होता है। कोई उसका बनाना ब्रेड बना लेता है, कोई कुकीज बनाता है, कोई बनाना क्रम्बल बनाता है। लेकिन सबसे बढ़िया इस्तेमाल जो है वो होता है उडुपी के घरों में। तो वही कहानी ये है कि उडुपी मठ के जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, उनको बड़ा दुख होता था जब प्रसाद के बहुत सारे केले आते थे और वेस्ट हो जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन केलों को मैश किया, उसके अंदर थोड़ा दही डाला और बाद में उसके अंदर आटा मिला दिया और उसको 6-7 घंटे छोड़ने के बाद पूरी की तरह तल दिया।
थोड़ा जीरा। अगर जीरा नहीं हो तो बैंगलोर बन नहीं हो सकता। बिल्कुल नाम भर का या नहीं भी डालेंगे नमक तो चलेगा, क्योंकि केले के अंदर का जो नमक है ना, जो नेचुरल सॉल्ट्स हैं, वो इसके फ्लेवर को एनहांस कर देगा। जैसे 3 केले लिए ना, 3 ओवर राइप केले लिए, तो 3 केलों में लगभग 1 कप दही और 8 चम्मच चीनी और 400 ग्राम मैदा चला जाएगा। चीनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंगलोर बंस पे एक क्रस्ट होता है, वो बाहर की तरफ एक बढ़िया सा क्रस्ट होता है और अंदर से नरम होता है, और अगर शक्कर नहीं होगी तो बंस कड़क नहीं होंगे बाहर से। तो मैंगलोर बंस इसका नाम कैसे पड़ा, वो जो उडुपी मठ के पंडित थे उन्होंने तो बिल्कुल नाम नहीं रखा था मैंगलोर बंस, लेकिन उडुपी मैंगलोर बिल्कुल साथ साथ। तो मैंगलोर वालों को खाने का बड़ा शौक है, तो उन्होंने ये देखे मैंगलोर में बनाने शुरू किए, और जो बाहर से लोग आते थे उन्होंने इसे मैंगलोर में खाया और इसका नाम तब से मैंगलोर बंस पड़ गया। तो बाहर वालों ने मैंगलोर में आके इसका नाम रख दिया मैंगलोर बंस। तो अब ये जो घोल बन गया है दही और केले का, इसमें बस मैदा डालना रह गया। मैदा ले आता हूं जो मैंने बिग बाजार से खरीदा है। जो मैंगलोर के केले कहा जाता है कि वो नेचुरली थोड़े खट्टे होते हैं, इसलिए मैंगलोर के बंस जो हैं वो उडुपी से टेस्टी होते हैं। लेकिन अगर केले में खटास ना हो तो मट्ठा भी डाल देते हैं, या दही को खट्टा कर लेते हैं। लगभग 400 ग्राम मैदा, और मैदे के साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा। मैदा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डालना है। ये देखिए ऑलरेडी जाला दिख रहा है ना, ये केले और दही की खटास से ऑलरेडी बनना शुरू हो गया। तो लगभग 250 ग्राम मैदा एक साथ डाल देना है। उसके बाद धीरे 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 मैदा डालना है। इसका जो डो है ना, वो ऐसा गीला और थोड़ा चिपचिपा रहना चाहिए। बहुत टाइट डो बन जाएगा ना तो ये बराबर से राइज नहीं आएगा इसमें। अब थोड़ा घी, सिर्फ डो को इकट्ठा करने के लिए लगभग 1 बड़ा चम्मच। ये जो डो है इसका टेक्सचर जो है अब कैसे बदल गया, देखा आपने? अब क्योंकि पूड़ी मोटी है तो इसको फूलने का समय देना है। इसको केले की पूड़ी भी बोलते हैं, बनाना पूड़ी बोलते हैं। उडुपी की साइड अगर अभी भी मठ के किनारे जाएंगे आप तो वो लोग इसको मैंगलोर बंस कभी नहीं बोलेंगे। अगर इसको बहुत गरम गरम तेल में डाल दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या है कि इसको फूलने के लिए समय चाहिए और जगह चाहिए, और जैसे ही गरम तेल में डालेंगे वैसे ही एक दीवार बन जाएगी, बाहर से तुरंत शेप आ जाएगा, तो वो फूलेगी नहीं। या तो जगह जगह से फट के निकलेगी या फिर बेचारी ऐसे पिचकी सी रह जाएगी। तो मीडियम हॉट ऑयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बराबर समय देना बहुत जरूरी है। निकाल के ऐसे रख देना है। वो क्या है ना, इसके अंदर अभी बहुत भाप है और उस गर्म भाप में अभी भी ये पक रहा है। अच्छा, इसमें रंग थोड़ा तेज रहेगा, शक्कर पड़ी है ना और केले की शक्कर भी है, तो रंग थोड़ा तेज रहेगा। इसका रंग तेज होने की वजह से लेकिन बाहर जो क्रस्ट आती है ना, ओहो, मतलब असल खूबी वही है, बाहर से एकदम क्रस्टी और अंदर से एकदम नरम। तो धीरे धीरे रंग पकड़ता रहेगा। इतने में निकाल दिया धीमी आंच पे। फिल्टर कॉफी। तो अगली बार जब फिल्टर कॉफी पी रहे होंगे ना, मैंगलोर बंस को याद कर लीजिए, क्योंकि इसका इससे अच्छा दोस्त मैंने नहीं देखा।
मैंगलोर बन्स बनाने के लिए सबसे पहले केले को छीलकर एक कटोरे में डालें, फिर उसमें दही डालकर मैश कर लें और उसमें जीरा, नमक और चीनी डालकर मिलाएं और घोल बना लें। फिर उसमें मैदा और बेकिंग सोडा डालकर गूंद लें और घी डालें और मिलाएं। अब इसको 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पूरी की तरह बेलें और एक कढ़ाई में तेल डालकर उसमें छानकर निकाल लें। इस प्रक्रिया को दोहराएं और मैंगलोर बन्स को परोसें। कॉफी के वो घूंट हैं आधे, चाय की हर चुस्की अधूरी। जब मिले चाय कॉफी के यार, तब बात होती है पूरी। तो अगली बार सिर्फ चाय कॉफी पे मत रुकिए, हिंदुस्तान के घरों से निकली हुई ये खूबसूरत खूबसूरत डिशेस ट्राई कीजिएगा, तब ये बात अपने आप पूरी हो जाएगी।